नमस्कार। हमने बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के सेकंड पेपर में जो वेव एंड ऑसिलेशंस है उसमें पहला अध्याय पूर्ण कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर। और फर्स्ट चैप्टर में हमने ये देखा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस क्या है, किस प्रकार के हैं और उनके अनेक उदाहरण से हमने सरल आवर्त गति को विस्तृत रूप में समझा है। सरल आवर्त गति का जो एप्लीकेशंस है वो अगले स्टेप में कपल्ड ऑसिलेटर के रूप में है, जिसका कि हम अध्ययन करने वाले हैं। तो हमने सीखा है कि यदि एक स्वतंत्र दोलक है तो वह एक निश्चित आवृत्ति से कंपन करता है। उसकी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी और उस पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत जो कंपन बनेगा वह उसका मोड ऑफ वाइब्रेशन कहलाएगा। यह मोड ऑफ वाइब्रेशन केवल एक वेरिएबल पर निर्भर करता है। तो निश्चित रूप से ये जो विधा कहलाती है यह नॉर्मल मोड कहलाती है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है, अगर हम नेचर में देखें तो हम ये देखेंगे कि एक स्वतंत्र दोलक ना मिलकर के हमें कोई दोलक अपने समीपवर्ती अन्य दोलन तंत्रों से भी युग्मित होता है। कोई एक दोलक है, वह दोलक अपने सराउंडिंग के दूसरे दोलक से भी युग्मित होता है और निश्चित रूप से प्रकृति में जो तरंग गति के उदाहरण हम देखते हैं वो सभी तरंग गति के उदाहरण इन्हीं सराउंडिंग कपल्ड ऑसिलेटर के अस्तित्व के कारण होती हैं और इनमें परस्पर ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। आप देखिए, मान लीजिए दो समान स्वतंत्र दोलक हैं, जिसको कि मैंने इस चित्र में बाईं ओर दिखाया हुआ है। अगर हम इन स्वतंत्र दोलक को स्प्रिंग से कपल्ड करें तो निश्चित रूप से दोनों दोलकों की जो गति है वह एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में नहीं हो पाएगी, अर्थात उनकी गति एक दूसरे के ऊपर आधारित होगी। और जब उनकी गति एक दूसरे के ऊपर आधारित होने लगे तो हम इस तरह की जो व्यवस्था है उसको कपल्ड ऑसिलेटर कहते हैं और इस प्रकार के जो दोलन होंगे हम उनको कपल्ड ऑसिलेशंस कहते हैं। प्रकृति में, नेचर में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे कि H2O है, CO2 है, लोडेड स्प्रिंग है, अथवा क्रिस्टल के अंदर जो परमाणुओं के कंपन होते हैं। आपको थोड़ा सा क्रिस्टल का आइडिया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लेटिस प्लस बेसिस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। लेटिस कुछ आप एक तरीके से पॉइंट जैसे समझ सकते हैं जिनमें कि कुछ सिमेट्री होती है, और जब लेटिस के ऊपर एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स को रख दिया जाता है तो इस प्रकार की व्यवस्था में भी सिमेट्री हो जाती है और ये संरचना फिर क्रिस्टल संरचना कहलाती है। अब इस क्रिस्टल संरचना में कोई एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से दी जाए, परमाणु में कुछ कंपन पैदा करें, तो परमाणु अपने समीपवर्ती परमाणु में भी कंपन पैदा करने लगते हैं। इस प्रकार का व्यवहार होता है कि जैसे दोनों परमाणुओं के मध्य कोई स्प्रिंग जुड़ी हुई हो, दोनों परमाणु एक दूसरे से कपल्ड हों, और इस पिक्चर को हम लेटिस वाइब्रेशन के रूप में याद करते हैं। यानी
परमाणु का स्वतंत्र रूप से कंपन संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार के अनेक उदाहरण हमको नेचर में मिलते हैं। दो दोलकों को ये आपस में युग्मन के कारण इन दोलकों के बीच में ऊर्जा के आदान प्रदान के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए युग्मित दोलकों की सामान्य गति को समान विधाओं के अध्यारोपण के रूप में प्रदर्शित करते हैं। चित्र में एक कपल्ड ऑसिलेटर की चित्र में जो कपल्ड ऑसिलेटर दिखाया गया है उसके दो नॉर्मल मोड हो सकते हैं। प्रत्येक विधा जो दो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे, दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है। यदि कपल्ड ऑसिलेटर की एक नॉर्मल मोड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस केस में जो आयाम है वह कांस्टेंट होते हैं। चूंकि ऊर्जा का मान भी आयाम से जुड़ा हुआ है, आयाम जब नियत रहेगा तो ऊर्जा का मान भी नियत रहेगा और ऐसी स्थिति में ऊर्जा का कोई भी आदान प्रदान नहीं होगा। लेकिन जनरलाइज रूप से सामान्य रूप में होता क्या है, सामान्य रूप से युग्मित दोलकों की गति की जो व्याख्या है वो समान विधाओं के अध्यारोपण के द्वारा की जाती है और इसमें वास्तव में जो युग्मित दोलक का आयाम है वह नियत नहीं रहता, क्योंकि विभिन्न समान विधाओं की आवृत्ति अलग अलग होती है और सामान्यतः यह पाया जाता है कि जब एक दोलक का आयाम बढ़ता है तो दूसरे दोलक का आयाम घटता है और कुछ समय के बाद उपरोक्त स्थिति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। जब पहले दोलक का आयाम घटने लगेगा तो दूसरे का बढ़ने लगेगा और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति बार बार होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें ऊर्जा का वास्तव में आदान प्रदान हो रहा है। किसी अणु में उसके परमाणुओं की कंपन गति युग्मित दोलकों के तुल्य होती है, क्योंकि परमाणु अपनी साम्य स्थिति जो उसकी मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके इधर उधर कंपन करते हैं और इस प्रकार से प्रत्येक परमाणु का जो कंपन है उसके पास के जो दूसरे परमाणु हैं उनकी कंपन गति को भी प्रभावित करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको विस्तार से क्रिस्टल्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। इसका अर्थ हुआ कि एक अणु के विभिन्न परमाणु मिलकर युग्मित दोलक की रचना करते हैं या युग्मित दोलक बनाते हैं। क्रिस्टल में इस प्रकार से जो परमाणु हैं वो एक दूसरे से युग्मित रहते हैं, कपल्ड होते हैं। यांत्रिकी दोलकों में जो कपलिंग है वो दो प्रकार से संभव है, एक स्टिफनेस के द्वारा और एक ऑक्सिलरी पिंड के मास के द्वारा। जबकि इलेक्ट्रिकल जो सर्किट हैं उसमें जो कपलिंग की जाती है वह कैपेसिटिव और इंडक्टिव दोनों प्रकार से संभव है। उसमें इंडक्टिव भी हो सकती है और कैपेसिटिव भी हो सकती है। हम दो युग्मित सरल आवर्ती दोलक हैं, उनकी गति को समझना चाहते हैं। हम क्या देखना चाहते हैं, दो युग्मित सरल आवर्त गति की किस प्रकार की गति होगी। जैसा मैंने चित्र में दिखाया है, मान लीजिएगा द्रव्यमान m तथा लंबाई l के दो समान सरल आवर्ती दोलक हैं और इन दोलकों के द्रव्यमान को किसी स्प्रिंग से जोड़ा गया है जिसे फोर्स कांस्टेंट मैंने के चित्र में दिखा रखा है। साम्य अवस्था में स्प्रिंग की जो लंबाई है वो दोनों द्रव्यमान के बीच की मध्य की दूरी है। ये दोनों दोलक मिलकर के एक कपल्ड ऑसिलेटर बना रहे हैं और इसे मैंने चित्र में
ए में दिखाया है। जो दो द्रव्यमान हैं उनको मैंने P1 और P2 से दिखाया है। अब हम चित्र दूसरा यानी जो फिगर बी है उसमें क्या कर रहे हैं कि इस की जो साम्य अवस्था है उसको मैंने थोड़ा सा विस्थापित कर दिया है, विस्थापित करके छोड़ दिया है, रिलीज कर दिया है। तब दोनों दोलक चित्र बी के अनुसार गति करना प्रारंभ कर देते हैं। इस चित्र बी में मैंने दिखाया है कि जो P1 और P2 हैं उन दोनों के जो विस्थापन है वो विस्थापन मान लीजिएगा x1 और x2 है। तो उस केस में दोलक की जो गति बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? P1 के लिए देखिए, P1 की गति का जो समीकरण होगा m d2x1/dt² इज इक्वल्स टू माइनस mg x1/l माइनस k x1 माइनस x2, m से सिंप्लीफाइड कर लीजिएगा तो यह हो गया d2x1/dt² इज इक्वल्स टू माइनस g x1/l प्लस माइनस k/m x1 माइनस x2, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कहा है। उसी प्रकार से जो हमारा सेकंड ऑसिलेटर है जो जिसको मैंने P2 कहा है उसकी गति का समीकरण किस प्रकार से बनेगा? m d2x2/dt² इज इक्वल्स टू माइनस mg x2/l माइनस k x2 माइनस x1, और इसलिए इस गति की समीकरण को भी हम हल कर सकते हैं। इसका मान हो गया d2x2/dt² इज इक्वल्स टू माइनस g x2/l प्लस k/m x1 माइनस x2, और इस समीकरण को मैंने दूसरा समीकरण यानी सेकंड इक्वेशन कहा है। आप पहली और दूसरी समीकरण को देखिए। पहली और जो दूसरी समीकरण है वह सरल आवर्त गति की समीकरण है, लेकिन इन सरल आवर्त गति की समीकरण में एक पद और है। वह जो पद है वह फोर्स कांस्टेंट के से संबंधित है। तो यह जो फोर्स कांस्टेंट वाला जो पद एक्स्ट्रा में आया है, यह पद स्प्रिंग के द्वारा दोनों दोलकों को कपल्ड करने के कारण प्राप्त हो रहा है। इस कारण से ये जो एडिशनल टर्म है, हम इस एडिशनल टर्म को कपलिंग टर्म कहते हैं। और इन समीकरण नंबर 1 और 2 से यह हमको समझ में आ रहा है कि प्रत्येक दोलक का जो त्वरण है वो दूसरे दोलक की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात दोनों दोलक एक दूसरे से स्वतंत्र होकर के कंपन नहीं कर सकते। मान लीजिएगा x1 इज ग्रेटर देन x2, तो उस स्थिति में स्प्रिंग में प्रसार होगा, एक्सटेंशन होगा, तथा यह प्रसार दोलक P1 के त्वरण के विपरीत दिशा में होगा तथा दोलक P2 के त्वरण की दिशा में होगा। तो हम जो सरल आवर्त गति में अब तक सीखे हैं, जैसे नेचुरल वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है ऑसिलेशंस का, उसको हम ओमेगा 0² इज इक्वल्स टू g/l कहते हैं। इस तरह के रिजल्ट का हम प्रयोग समीकरण 1 और 2 में कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा प्रयोग करें तो यह मान क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा। समीकरण 1 में इस मान को रखने पर यह मान हो गया d2x1/dt² प्लस ओमेगा 0 x1 इज इक्वल्स टू माइनस k/m x1 माइनस x2। इसको मैंने समीकरण 3 कहा है, और इस मान को जब मैं समीकरण 2 में रख रहा हूँ तो ये मान हो गया d2x2/dt² प्लस ओमेगा 0² x2 इज इक्वल्स टू माइनस k/m x2 माइनस x1। अब समीकरण 1 और 2 से हमने नेचुरल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 का प्रयोग करके समीकरण 3 और 4 प्राप्त कर ली हैं। अब हम कपलिंग इफेक्ट को जानने के लिए समीकरण 3 और 4 में इस प्रकार से हल करते हैं कि मान लीजिएगा कैपिटल X इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 एंड कैपिटल Y इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2। तो हम इस x1 प्लस x2 और कैपिटल Y इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 का उपयोग इन समीकरण 3 और 4 में करते हैं। तो उसको करने पर हमें पहले समीकरण को सॉल्व करें तो किस प्रकार के समीकरण मिलेंगे।
d2x/dt² इज इक्वस टू d2x1/dt² प्लस d2x2/dt²। एक समीकरण ये बन गया। और कैपिटल y इज इक्वस टू x1 माइनस x2 है, इसलिए उसका जो डबल डेरिवेटिव बनेगा वह डबल डेरिवेटिव हो गया d2y/dt² इज इक्वस टू d2x1/dt² माइनस d2x2/dt²। अब हम समीकरण 3 और 4 से आगे कल इसका हल करेंगे, और हल करके जो जिस प्रकार के नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं कपल्ड ऑसिलेटर में, उनकी मैंने अभी जो जिक्र किया कि उसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, 2 फ्रीक्वेंसी होंगी। उन दोनों फ्रीक्वेंसीज के हम मान निकालेंगे, और हम ये मान निकाल करके देखेंगे कि दोनों आवृत्ति जो मिल रही हैं वो क्या नेचुरल फ्रीक्वेंसी मोड ऑफ वाइब्रेशन पर मिल रही है अथवा अलग मिल रही है। कल इस बात का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।